जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद, क्योंकि आज इस कॉन्वर्सेशन में, इस टॉपिक में हमने 3 डायमेंशंस ऐड करे हैं। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर, आत्मा, मस्तिष्क और दिमाग। और जिन क्वेश्चंस पे हम आज बातचीत करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस एक्सप्लोर आई की टीम को, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स और हमारे व्यूअर्स से ही प्राप्त हुए हैं। तो उसके लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम एक नहीं 3 पर्सनालिटीज से मिलने जा रहे हैं और इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यह है कि हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए, इन बातों पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए आप सभी के साथ हमारे तीनों पर्सनालिटीज का, तीनों पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम स्वागत करते हैं लीडिंग इनकम टैक्स कंसल्टेंट आदरणीय श्री त्रिभुवन सचदेवा जी का। स्वागत करते हैं फेमस एंड रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट आदरणीय डॉक्टर प्रभा पासी सर का। और स्वागत करते हैं अ वेल नोन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आदरणीय डॉक्टर संदीप अत्रे सर का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि आपने यहाँ अमूल्य समय हमें इस चर्चा हेतु दिया। मेरा सबसे पहला प्रश्न, हम इस टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं, स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर, आत्मा, मस्तिष्क और दिमाग, ये टॉपिक के बारे में आप तीनों के क्या विचार हैं? और मैं संदीप सर आपसे निवेदन करूँगा कि व्हाट इज योर हाई लेवल थॉट ऑन दिस टॉपिक? कपिल, एनालिसिस की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है वो होती है ब्रेकिंग एन एंटिटी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड लुकिंग एट देम फ्रॉम ऑल पॉसिबल एंगल्स। यानी किसी भी पदार्थ को, किसी भी संकल्पना को, किसी भी अवधारणा को उसके घटक में तोड़ना और उसके बाद सारे कोणों से उसको देखना। मुझे लगता है कि जब स्वयं, सेल्फ जैसे प्रोफाउंड, इतने गूढ़ कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको बहुत इंटीग्रेटिव, बहुत समग्र तौर पे देखें। और मुझे लगता है उस समग्रता में 3 सबसे महत्वपूर्ण कोण जो होंगे वो आज मौजूद है। वाह, वेरी प्रोफेसर। ये दिमाग और मस्तिष्क और आत्मा, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके कहूँ तो जो हार्डवेयर है वो दिमाग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मस्तिष्क है, और जो नेटवर्क है वो आत्मा है। तो हम तीनों को चाहिए कनेक्ट करने के लिए। आपको हार्डवेयर भी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, आपको नेटवर्क भी चाहिए। वाह, बड़ा सिंप्लीफाइड पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से बोला। मेरे ख्याल से तो आई कैन एट बेस्ट अंडरलाइन व्हाट द अदर 2 स्पीकर्स हैव जस्ट मेंशन्ड, कि बहुत सुंदर तरीका है। पर ये हमें समझना पड़ेगा कि दिमाग, मस्तिष्क और आत्मा ये हर व्यक्ति में मौजूद है। हर व्यक्ति के 3 पहलू हैं। अब ये 3 पहलू कई बार इकट्ठे कार्य करते हैं, कभी कभी अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं। हम इनको कैसे एक रूप से, एक डायरेक्शन में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा जीवन एक सफल और एक खुशनुमा जीवन बन सके। आज शायद मेरे ख्याल से हमें यही प्रयास करना है कि दिमाग, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का समन्वय कैसे किया जाए ताकि मनुष्य का जीवन एक खुशनुमा जीवन बन सके। थैंक यू सो मच। जब हमने ये आइडिया हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करा था, तो वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एंड आई थिंक मैं आप संदीप सर और प्रभा सर से उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, मस्तिष्क और दिमाग में डिफरेंस क्या है? प्रभा सर, आई थिंक आप इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। धीरे धीरे ये डिफरेंस ब्लर भी होता जा रहा है माइंड और ब्रेन के बीच में, पर फिर भी अभी हम मानते हैं कि जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं CT स्कैन के द्वारा, MRI के द्वारा, या पीस निकाल के देख सकते हैं, जो फिजिकल है, जो हार्डवेयर है, जो फ़ोन है, वो दिमाग हम बोलते हैं। जो उसकी वायरिंग है, जो आपकी आदतें हैं, जो नेटवर्क्स बने हैं,
वो माइंड बनता है। उन दोनों को मिलके हम जो भी दुनिया को दे सकते हैं वो मिलके होता है। दिमाग और मस्तिष्क, माइंड, ब्रेन एंड माइंड मिलके हम दे पाते हैं। बड़े फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं एंटोनियो डेमासियो, उनकी बड़ी खूबसूरत लाइन है कपिल, वो है माइंड इज व्हाट ब्रेन डज, यानी ब्रेन ऑर्गन है और माइंड फंक्शन है। तो ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि पासी सर बोल रहे थे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ब्रेन सबका सेम है ना, मतलब ऑफ कोर्स जो छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे वो तो होंगे, लेकिन ऑर्गन के जो लार्जर फॉर्म होता है वो सिमिलर हो, लेकिन माइंड सबका अलग अलग है। तो माइंड जो है वो दरअसल एक कॉन्सेप्ट है, एक वेब ऑफ थॉट्स है जो मेरे आपके अंदर चलता रहता है, लेकिन ब्रेन जो है वो दरअसल एक apparatus है। त्रिभुवन भैया, हमने बात करी मस्तिष्क और दिमाग क्या है, उसके बारे में तो डिफरेंस पता करा, बट फिर आत्मा क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सिंपल तरीके से अगर कहा जाए, क्योंकि इसको एक तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि क्या होता है, हम जहाँ दिमाग की बात करते हैं तो उसको डिफाइन किया गया है, माइंड की वगैरह चीज़ को भी डिफाइन किया गया है, पर आत्मा एक अनसीन अनटच्ड पहलू है जिसको कई बार महसूस किया जाता है, पर उसकी एग्जिस्टेंस है नहीं है, साइंस का जवाब कुछ और है, स्पिरिचुअलिटी का जवाब कुछ और है। अध्यात्म में आत्म तत्व को बहुत अधिक जोर दिया जाता है, पर शायद हो सकता है हमारी जो फिजिकल साइंसेस हैं वो उसको इतना पहचाने नहीं। पर अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कहा जाए कि आत्मा क्या है, तो हमने अक्सर हमारे जो गीता के अंदर प्रवचन सुने हैं ज्ञानी लोगों से, तो वो कहते हैं आत्मा अजर अमर है, ऐसा कहते हैं। पर आत्मा है क्या, पहला प्रश्न। तो आत्मा जो है वह आपके शरीर का शिव तत्व है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तो वह शिव तत्व है, पर जैसे ही प्राण चले जाते रहे तो वह शिव जो है वह शव बन जाता है। बस तो ये आत्मा इज द लाइफ एंड सोल ऑफ योर बॉडी। जब तक वो आत्मा आपके शरीर में है यू आर शिव, एंड द मोमेंट आत्मा लीव्स आप शव है। आई थिंक इसमें कपिल अगर मैं जोड़ सकूं तो त्रिभुवन जी ने जो बहुत अच्छी बात कही, अगर इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो अब ब्रेन तो जो है वो एक ऑर्गन है, माइंड जो है वो फंक्शन, पर माइंड कंडीशनड है। मतलब आज आपका न्यूरोलॉजिस्ट सेम हो सकता है वर्ल्ड वाइड, पर आपका साइकोलॉजिस्ट हमेशा वो होना चाहिए जो आपके परिवेश को जानता हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो इट इज़ अ वेरी रीजनल कॉन्सेप्ट, इट हैज़ अ टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट। पर आत्मा क्या है? आत्मा का जो रूट वर्ड है वो है आत्मा। तो जब कोई कहता है आत्मावलोकन, मतलब अपना अवलोकन, कोई कहता है आत्मीयता, यानी सामने वाले को अब मैं अपना मानता हूँ, तो आत्मा मतलब मैं, और आत्मा मतलब अनकंडीशनड, अनएडल्टरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, वो आत्मा है। सर, एक प्रश्न हमारे पास आया था, प्रोफेसर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस क्वेश्चन का आप अटेंड करें फर्स्ट। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस ये होते क्यों, इनका कारण क्या है, और यदि ये हो जाते हैं तो इनको कंट्रोल कैसे करा जा सकता है? क्या ये हमें और गर्त में ले जाते हैं, या इज देयर एनी वे जिससे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? तो सबसे पहले ये होते क्यों हैं और फिर इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं? तो इसका बहुत एक फिजिकल लेवल का आंसर है, जो कि मैकेनिस्टिक आंसर है। तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री लैब की तरह है। केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, हजारों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको आप बोलते हैं वो रहते हैं, और उनके बैलेंस, बड़ा डेलिकेट बैलेंस मेंटेन रहता है। तो यदि वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो एंग्जाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, मेनिया, इस तरह की बीमारियां होती हैं। ये तो बहुत एक तरह का मैकेनिस्टिक और एक रिडक्शनिस्ट आंसर है कि सिर्फ केमिकल लोचा है या केमिकल गड़बड़ है। पर उसके आगे कि क्यों वो केमिकल डिफरेंस हुआ, क्यों सेम स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग कुएं में कूदने को तैयार हैं, दो लड़के फेल होते हैं, वो बोलता है कोई बात नहीं मैं और तैयारी करूँगा, दूसरा जहर खाने को तैयार रहता है। तो अब उसके बहुत ज़्यादा कारण रहते हैं कि क्या आपका प्राइमिंग कैसा रहा है, आपका अपब्रिंगिंग कैसा रहा है, आपका प्री मॉर्बिड थॉट प्रोसेस कैसा रहा है, आपके अंदर आपने अपना वैल्यू सिस्टम कैसा सेट करके रखा है।
as it was being pointed out, हजारों डायमेंशंस हैं उसमें और फिर जाके कुछ कॉन्सिक्वेंस निकलता है। तो इस तरह से जैसे आप बोल रहे हो कि डिप्रेशन होता है या एंग्जाइटी होती है, पर और मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो एक बहुत बड़ा कारण जो निकलता है, आप जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का मिसमैच होता है तो ये चीज़ वो चिंगारी शुरू होती है और फिर वो पूरा जंगल को ले बैठती है। तो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का मिसमैच हम सबके साथ होता है, ऊपर से कि आप वो मिसमैच को कैसे हैंडल करते हो। एंड देन सम पीपल हैंडल इट वेल एंड दे कम आउट विनर्स एंड सम पीपल डोंट हैंडल इट वेल, वो फिर चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। ये दूसरे एंगल से आंसर है, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू। आई थिंक जैसा पासी सर कह रहे थे, पहले तो वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्ट। तो पहले तो स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में फ़र्क क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये है कि मैं अगर कपिल के पाँव पर अभी पाँव रखता हूँ तो कपिल को स्ट्रेस आएगा। अब मैं पाँव हटा दूँ तो स्ट्रेसर हट गया, तो स्ट्रेस भी हट गया। कल एग्ज़ाम है मेगल की और आज वो बहुत स्ट्रेस में है, अब कल एग्ज़ाम खत्म होगी तो स्ट्रेसर हट गया, स्ट्रेस भी हट गया। तो स्ट्रेसर हटा तो स्ट्रेस हट गया, तो स्ट्रेस इज रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस इनफैक्ट ज़रूरी है। यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ये दो टर्म्स जो हैं वो साइकोलॉजी में काफ़ी फेमस है कि भाई यूस्ट्रेस मतलब अच्छा स्ट्रेस। अब भाई अगर मेगल को एग्जाम नहीं होती तो क्या पढ़ता है मेगल? आई थिंक दैट समथिंग दैट ओनली ही कैन आंसर। बट डिस्ट्रेस जो है वो ऐसा कि जिससे मेरा परफॉर्मेंस जो है नीचे जा रहा है। तो ये जो है ये स्ट्रेस है। इवन आप मानेंगे जो कॉर्टिसोल हमारे अंदर का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो सुबह करीब 8:30-9 के आसपास पीक करता है। वो क्यों करता है? बिकॉज इवोल्यूशनरीली वी आर वायर्ड टू नाउ गो बैक टू द वर्ल्ड एंड एक्चुअली फेस दैट स्ट्रेस दैट विल एक्चुअली मेक अस वर्क। वो स्ट्रेस है। डिप्रेशन क्या है? सैडनेस एक बहुत प्राइमरी इमोशन है, लेकिन DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल के हिसाब से ऑफ मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, वो सैडनेस जो 14 दिन से ज़्यादा चढ़ जाए, ज़्यादा आगे चल जाए, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स, आपने एक्सरसाइज कर ली, बात कर ली, खाना खा लिया, ना आप जो है वो हॉबीज वो कर ली, लेकिन हर दुख का एक 13वां होता है ना। पर जिस दुख का 13वां ना हो और जो उसके बाद भी चलता है वो डिप्रेशन के लिए क्वालिफाई करता है। डिप्रेशन टर्म नहीं किया जाता, क्वालिफाई करता है। उसके बाकी भी क्राइटेरिया, तो वो डिप्रेशन है। सो डिप्रेशन इज सैडनेस गॉन रोग, आपके हाथ से चली। उसमें जैसा कि पहले सर ने कहा था, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, उसके अंदर आपकी आपकी ब्रेन के जो बाकी हिस्से हैं उसका रोल है। लास्ट पॉइंट है एंजाइटी। एंजाइटी इज फियर विदाउट अ फेस। फियर विदाउट अ फेस। ओके। यानी अगर आपको पता है कि आज ताऊजी आने वाले हैं और आपको उनसे डर लगता है तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। एंजाइटी का मतलब ये होता है कि आपको बस बेचैनी है और आपको समझ नहीं आ रहा क्यों है वो बेचैनी। एंजाइटी सबसे मुश्किल दुश्मन है क्योंकि उसमें आपको दुश्मन की पहचान ही नहीं होती। और आज के दौर में आप देखेंगे अधिकतर लोग एंजाइटी से इसलिए ग्रस्त हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई भी बहुत फेस वाला दुश्मन है ही नहीं। एक जनरलाइज्ड एंजाइटी के साथ हम पूरे वक्त रहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आप फियर ऑफ मिसिंग आउट का कहाँ फेस है? यू लिव ओनली वंस। ये थॉट जो है आपको एंजाइटी देता है, जबकि इसका कोई एक बहुत ही मार्क्ड सा फेस नहीं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अलग अलग चीजें हैं, पर इनका सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो है वो पासी सर ने बहुत क्लियरली बताया, होलिस्टिक लिविंग, बैलेंस्ड लिविंग। आप जितने सहज, आप जितने सरल और आप जितने सामान्य तरीके से जिए। सामान्य का मतलब ऑर्डिनरी नहीं, नॉर्मल होता है। नॉर्मल इज द न्यू वर्ड। में आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? ऐसे तो ये दोनों जो सब विषय थे ये वाले पूरे इनके विषय थे और बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया, पर अगर इसको मैं एक आध्यात्मिकता के रूप में देखूं तो हमें स्ट्रेस किस चीज़ का हो रहा है, एंजाइटी किस चीज़ की हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक इच्छाएं हैं और किसी कारण से उन इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको स्ट्रेस भी कॉज करेगा, विच में लीड टू एंजाइटी एंड मे बी इंसोम्निया एंड देन मे बी डिप्रेशन। तो आप देखिए, इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिकता के अंदर कि आपको कहीं ना कहीं, जिस तरह एक कमरा है, इस कमरे को अगर हम सीमित करना चाहें तो हम इसके ऊपर एक सीलिंग बना देते हैं
उसी तरह अगर मनुष्य जो है इज अ बंडल ऑफ वांट्स, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, नो सूनर वन वांट गेट सैटिस्फाइड अनदर वांट पुट्स अप इट्स हेड। सो हमें यह करना होगा, एक कला सीखनी होगी जिसके अंदर हम सीलिंग ऑन डिजायर्स लगा सकें। आप जैसे ही एक सीलिंग लगा देते हैं अपनी डिजायर्स के ऊपर, इच्छाओं को जिसे कहते हैं आप सीमित कर देते हैं, तो सडनली आपके ऊपर से एक प्रेशर हट जाता है, आपके ऊपर एक स्ट्रेस हट जाती है, आपके ऊपर एक कॉम्पिटिटिव भावना जो होती है किसी व्यक्ति से ऊपर जाने की, वो अपने आप कम हो जाती है, एंड सडनली आप अपने सीमित साधनों में भी अपने आप को संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ये इसका एक आध्यात्मिक पहलू मैं समझता हूँ। जी जी। संदीप सर, आपने भी जो हमारा पहला एक इंटरव्यू हुआ था उसमें आपने कुछ बेसिक इमोशंस की बात करी थी और ये चीज़ों की बात करी थी, तो आई थिंक एक बार यदि 2 मिनट में आप यदि वो चीज़ को भी समझाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना है कि सैडनेस, सॉरो, जो बेसिक इमोशंस होते हैं, एंगर, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की कोई दिक्कत वाली कारण है, जबकि वो दिक्कत वाली कारण नहीं। कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? घर में गालिब तक ने कह दिया है कि दिल ही तो है ना संग फिश, दर्द से भरना है, क्यों रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताएगा। और अगर आप देखें तो गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे, तो ये तो दिल के इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब आज आप 7 बेसिक इमोशंस जिनको कहा जाता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं। बिकॉज इमोशंस, जैसा कि पाजी सर ने कहा था, आपको याद है, पाजी सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट वो एनालॉजी बनाई थी कि भाई एक है हार्डवेयर, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है नेटवर्किंग, पर इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इमोशंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है? कोई जब चीज़ खोएगी तो आपको जब दुख होगा, वो सैडनेस जो है वही तो वो लैंग्वेज है जिसने आपको बताया कि ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल। दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस, दैट्स हाउ यू फील। आपको पता कैसे, दैट्स हाउ यू नो पुट अ मार्कर ऑन इट। तो गुस्सा क्या है? मतलब आज गुस्सा जरूरी है, पर गुस्सा आपको उन बातों पर आए जो कि डिस्प्रपोर्शनेट है, जो कि एग्जैजरेटेड है, जो इलॉन्गेटेड है, तब वो डेंजरस है। अदरवाइज गुस्सा तो जरूरी है। तो सारे इमोशंस एक इंसान की इमोशनल पैलेट में होने चाहिए। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो एग्जैजरेटेड, इलॉन्गेटेड और डिस्प्रपोर्शनेट। प्रोफेसर, आजकल एडिक्शन की बहुत बात करी जा रही है, कभी मोबाइल के एडिक्शंस की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों को आजकल स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो चुका है, या और दूसरे हम बड़ों के यदि एडिक्शंस की बात करें तो ये एडिक्शंस हो गए हैं। अब सपोज हमें एडिक्शंस लग गए हैं, तो इन एडिक्शन को यदि रोकना है तो इन एडिक्शन को कैसे रोका जा सकता है? एक्चुअली टेकिंग इट ऑफ फ्रॉम देयर, ये एक्चुअली हमारी पूरी जो सोसाइटी है ये एक तरह का सुपर स्टिमुलाई की तरफ जा रही है। सुपर स्टिमुलाई इंस्टेंटली, फॉर एवर, विच इज जस्ट अनसस्टेनेबल। ऐसा हो नहीं सकता। पृथ्वी, ह्यूमन रेस इसको सस्टेन नहीं कर सकती है। और फिर ये आते हैं एडिक्शंस। एडिक्शंस भी अब गिनती ही नहीं है। एडिक्शंस भी खाने के, पीने के, पैसे के, नाम के, मेडल्स के, स्क्रीन टाइम के, और सारी दुनिया है, सबके अलग 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 एडिक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, पर अभी अवेलेबल इजीली हो गए हैं। हमारी जेब में हमारे पास एडिक्शन लेके हम घूम रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे एडिक्शन के मैं किसी व्यक्ति से या पेशेंट से के साथ हैंडल करता हूँ, तो मैं बहुत टाइम लगाता हूँ उसको समझाने के लिए कि देयर इज़ नो डाउट कि पबजी खेल के बहुत मज़ा आता है। देयर इज़ नो डाउट कि कार 100 किलोमीटर पे चला के मज़ा आता है, उसमें कोई शंका नहीं है। वो एड्रेनलिन रश रहता है हमारे। पर आप फिर पूरी बिग पिक्चर देखो, आप ओवर टाइम देखो। क्या आप ये अक्सर कर सकते हो? क्या आप ये हमेशा कर सकते हो? आप जब 20 साल के थे तब आप 6 गुलाब जामुन खा के आराम से सो सकते थे, पर एट 55-60 यू शुड नॉट बी डूइंग इट। तो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखो कि वो थोड़ी देर के लिए थ्रिल है, बट बिग पिक्चर क्या है, एंड व्हाट हैपन्स वंस यू कंटिन्यू इट एंडलेसली, व्हेन बायोलॉजी चेंजेस, टाइम चेंजेस, तब आप कैसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जब आप पूरा समझाओगे तो आपको फिर एडिक्शन छुड़वाना नहीं पड़ता। एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ अ गुड कॉन्वर्सेशन, कि आपको छुड़वाना नहीं पड़ता। फिर वो then it becomes automatic. He sees the picture and says कि हाँ, I think
It's not worth it. It makes no sense. I shouldn't be doing it. तो मुझे आपका क्या विचार है इस पर? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आई फुली एग्री विथ हिम। एडिक्शन क्या है? पहले आपको उस चीज़ को करने में या उसका सेवन करने में आपको आनंद की अनुभूति होती है। जब आपको शारीरिक रूप से आनंद की अनुभूति होती है तो यू वांट मोर ऑफ इट, एंड व्हेन यू वांट मोर ऑफ इट यू टेक मोर ऑफ इट। और समटाइम्स उसमें जो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कई बार वो कार्य नहीं करता। उसमें होता है द मोर यू हैव ऑफ इट द मोर यू वांट ऑफ इट। तो बिल्कुल, तो फिर जब आदमी उस मोड में आ जाता है तो वो शायद एडिक्शन के मोड में आता है। अगर इसको आप आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर अनुशासन की कमी हो, आप कोई भी कार्य करिए उसको एक लिमिटेशन में करिए, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। बट जहां आप एक लिमिटेशन क्रॉस कर लेंगे, एक अनुशासन क्रॉस कर लेंगे, तो वो एडिक्शन भी बन सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है जीवन में जो भी करना है एक अनुशासन के साथ करें। हम सबको सोना अच्छा लगता है, कौन चाहता है कि आज जब इतनी सर्दी पड़ रही है रजाई में से बाहर निकले, पर अगर आपने अनुशासन रखा है कि मैं 6 बजे उठ करके दौड़ने जाऊंगा, तो वो अनुशासन जो है वही आपको हेल्दी भी रखता है, फिट भी रखता है, मोटिवेटेड भी रखता है, एंड यू अचीव योर गोल्स इजियर, बेटर, एंड यू लुक फ्रेशर देन द पर्सन हु हैज गॉट अप एट 9 इन द मॉर्निंग। तो ये सिर्फ एक टोटल जीवन जो है आपका एक अनुशासन की बात है। एडिक्शन अगर आपको करना है तो हो सकता है, तो आपको अगर एडिक्शन करना ही है तो आप अच्छी कंपनी का एडिक्शन कर लीजिए, अच्छी रीडिंग का एडिक्शन कर लीजिए, कुछ कविता पढ़ने का एडिक्शन कर लीजिए, कुछ क्रिएटिव कार्य का एडिक्शन कर लीजिए। These are addictions which will probably take you higher in life rather than pulling you down. Very nice. What is your take, Sandeep sir? साइकोलॉजी के एंगल से अगर मैं देखूँ, एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मुझे एडिक्शन का बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल दिखता है कि आपको जिस चीज़ को करने से सुख हो वो एडिक्शन नहीं है, पर फिर उसी चीज़ को न करने से दुख हो तो वो एडिक्शन है। यानी आप आदत और लत को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब इसे इस तरह से देखें तो आदत और लत या एडिक्शन को डिफाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है विथड्रॉल सिम्टम्स। कि भाई जब तक वो था तब तक कैसा लग रहा था वो ठीक है, जब वो नहीं था तब कैसा लग रहा था वो क्वांटिफाई कराता है कि भाई आपको एडिक्शन है। अब इसमें इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि एडिक्शन, स्पेशली अगर मैं सब्सटेंस अब्यूज़ या अल्कोहल या इन सब के टर्म्स में बात करूँ, तो एडिक्शन दरअसल एलर्जी की तरह है। अब एलर्जीज जो हैं दे आर सपोज टू बी मैनेज्ड, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड आफ्टर बियॉन्ड अ लिमिट। आई नो कुछ फॉर्म ऑफ मेडिसिन शायद कहें कि हो सकती हैं, बट लार्जर ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एलर्जीज आर सपोज टू बी मैनेज्ड। अब उसी तरह से एडिक्शन का भी ना प्री डिस्पोजिशन होता है एक शख्स में। तो अगर 100 लोग जो हैं वो शराब पियेंगे और 100 लोग शराब पियेंगे एक रात को और जो है सोशल ड्रिंकिंग करेंगे और दूसरे दिन वो छोड़ देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उन 100 में से 5 ऐसे होंगे जो फिर दूसरे दिन भी पियेंगे और फिर अगली रात को भी पियेंगे और ये उसके साथ चलता रहेगा, और ये एडिक्शन का प्रीडिस्पोजिशन है उसका। अब वहाँ पर त्रिभुवन जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा अनुशासन, कि भाई आपको मालूम है कि आपके अंदर ये डिस्पोजिशन है तो आप उससे दूर रहें। मतलब नॉट एवरीथिंग दैट वर्क्स फॉर एवरीवन विल वर्क फॉर यू, तो वर्क ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो आपको उस अनुशासन की जरूरत है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिक्शन की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आप जब एक सिगरेट पीते हैं तो एक सिगरेट पीने पर जो आपको सुख अनुभव होता है, बाद में 2 सिगरेट पीनी पड़ती हैं उतने ही यूनिट सुख के पाने के लिए। फिर 5 पीनी पड़ती है, फिर 15 पीनी पड़ती है, फिर 30 पड़नी पड़ती है उसी एक सिगरेट से आए हुए यूनिट सुख को पाने के लिए। तो अब आप देखिए फाइनली सुख की यूनिट उतनी है, लेकिन नंबर ऑफ सिगरेट्स टू बी स्मोक्ड इन ऑर्डर टू गेट द सेम यूनिट, that is increasing and that is addiction। तो फाइनली मतलब वो जो बात है ना कि वो सुख तो वो है जो कि जितना ज्यादा आप करें उतना ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। Absolutely। तो उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है पासी साहब ने कहा वो एक वर्ड, आई थिंक दैट स्टेड विद मी, वी आर एन ओवर स्टिमुलेटेड सोसाइटी। मुझे लगता है डिजायर टू बी हैप्पी एवरी डे इज अ वेरी अनहेल्दी डिजायर। प्रॉब्लम यह है हम में से अधिकतर लोग नाउ वी वांट टू बी हैप्पी एवरी डे। Happiness has been glorified. You don't really need to be happy all the time. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि लोग इतना खुश क्यों रहना चाहते हैं। एक नॉर्मल जिंदगी है उसमें ऊपर नीचे चीजें आएंगी। जावेद का शेर है ना, मेरी जिंदगी मुझे मंजिलें मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे, मुझे तू दिखा वही रास्ता जो सफर के बाद गुरूर दे, वही जज्बा हो जो शदीद हो खुशी तो जैसे कि ईद हो, कभी गम मिले तो बला का हो। अब ये सब चीजें होनी चाहिए।
स्टिमुलेशन हमें अवॉइड करना चाहिए, और जैसे त्रिभुज जी ने कहा, अनुशासन। भैया अक्सर ये हम लोगों ने देखा है कि जब हम खुश होते हैं तब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है, हम इनफैक्ट वो पॉजिटिविटी शेयर भी करते हैं। बट यदि बुरा समय चल रहा है और हम चाहते हैं कि बुरे समय में भी हमारे अच्छे विचार आए और हम सोचें कि उस बुरे समय को हम निकाल दें या उसको काट लें और अच्छे विचारों से उसको भर दें, ऐसा कैसे कर सकते हैं? करने में बहुत मुश्किल लगता है और बोलने में बहुत आसान है। फिलहाल हम बोल रहे हैं जी, तो मैं आपको इसको जिक्र करूँ। Like everything in life, you have to learn to train your mind also. मन एक ऐसा है कि जब ये आपका सेवक रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, तो he is a very good servant. But the moment your mind becomes your master, it's a very bad master to have. Because mind has endless desires, mind has endless opportunities to see. Mind is something which will make you mad also sometimes. तो ये बात आपने ठीक बोली कि भाई जब अच्छा समय होता है, एवरीथिंग इज गोइंग, यू रियली डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। बट जो जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इट इज द सेम ट्रेंड अगर आप लें कि जब आप सुखी भी हैं, आप अपने मन को ऐसे ट्रेन करिए कि जब आपके ऊपर कोई दुविधा आए, दिक्कत भी आए, तो उस मन को डिस्टर्ब ना होने दें। अगर आप देखेंगे ना, अधिकांश चीज, अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला एंजाइटी को लेकर के, कि कभी कभी जब शेयर मार्केट फॉल होती है तो यू फाइंड कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग से कूद जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मैंने गलतियां की हैं, मैं इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा, आई नो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, अभी मार्केट टूटी है, लेट मी सी व्हाट आई कैन सेल एंड बाय अ फ्रेश, जो कम रेट पे उसको आगे बेचूंगा, तो ही विल सी एन अपॉर्चुनिटी देयर। नाउ अब अगर आप देखा जाए तो एक ही सिचुएशन में दो एंगल्स आपके पास आए, वन पर्सन हु इज रेडी टू जंप आउट ऑफ द विंडो, सेकंड पर्सन हु इज विलिंग टू लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये बात आपकी मानसिक संतुलन की बनती है। तो मानसिक संतुलन भी तभी आएगा जब आप मन को ट्रेन करेंगे, और मन को साधने का सबसे अच्छा उपाय हमें बताया गया है मेडिटेशन, ध्यान, जिसको हम अगर सरल भाषा में बोला जाए साइलेंट सिटिंग। हम स्कूल्स में, बाल विकास में, दूसरी क्लासेस में बच्चों को बोलते हैं, क्योंकि आप जब ध्यान और मेडिटेशन की बात करें ना, तो सडनली अपीयरेंस आती है, कोई एक बड़ी दाढ़ी लिए, बड़ा बाल लिए कोई एक व्यक्ति सफेद कपड़ों में या गेरुआ वस्त्रों में समाधिस्थ होकर बैठा हुआ है, अब हमको वैसा बनना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है वो कॉन्सेप्ट। बट जब आप समाधि की बात करते हैं, जब आप ध्यान की बात करते हैं, तो सिर्फ केवल मन को साधने का एक इंस्ट्रूमेंट है। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, तो जो गड़बड़ी है या जो भी डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ माइंड में है, आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि अरे मार्केट गिर गई, मेरे को इतने करोड़ों का, इतने लाखों का नुकसान हो गया। ठीक है, अब अगर आपने मन साध लिया कि ठीक है मुझसे गलतियां हुई हैं, आई नीड टू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, हाउ डू आई टर्न दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो ये कैसे होगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस मन को साधने के लिए ऋषि मुनि सैकड़ों बरस तपस्या करते हैं, उस मन को हम कुछ दिनों में तो नहीं साध सकते। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, डोंट लेट योर एक्शंस फॉलो योर माइंड, बिकॉज माइंड विल टेल यू डू दिस, यू हैव टू बी द मास्टर एंड सी वेदर दिस एक्शन इज गुड फॉर मी और नॉट। मैंने अक्सर आपसे जिक्र भी किया हुआ है कि माइंड जो है वो शैडो है, एंड योर बॉडी इज लाइक योर रियल एक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन। अब आप अगर बाजार में चल रहे हैं और आप कीचड़ देखते हैं, गंदगी देखते हैं, तो आप अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, पर अगर आपकी शैडो उस कीचड़ में गिर रही है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप उस शैडो को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो सिमिलरली मन में जब ख्याल आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव को आपको कट करना है, पॉजिटिव को आपको बढ़ावा देना है। जब पॉजिटिविटी को बढ़ावा देंगे, जैसे वो बोलते हैं ना कि आपके मन में हमेशा दो भेड़िए गुर्रा रहे होते हैं, तो कौन ज्यादा मजबूत होगा? जिसको आप खाना देंगे। तो खाना आप किस चीज को दे रहे हैं? आप अगर पॉजिटिविटी को खाना देंगे, यू विल एंड अप बिकमिंग अ पॉजिटिव पर्सन। आप नेगेटिविटी को ज्यादा ध्यान देंगे तो यू विल गो इनटू द गर्थ ऑफ नेगेटिविटी। दैट इज व्हाट हैपेंस। प्रोफेसर, योर टेक? आई थिंक जैसे लोग किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं, एक चीज़ जो मैं पिछले करीब 15-20 साल से कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करते रहता हूँ और मेरे को बहुत बहुत सीखने को मिलता है सिर्फ इतनी सी चीज़ से।
और इतना मज़ा आता है ये सीख के देख के, और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं मैं भी उनके जैसा ही था। और ऑफन आई एम लाइक देम। एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट इज 2 hours लेट। कुछ लोग की जान निकल जाती है, उनको लगता है हमारे कनेक्शन गए, हमारा ये गया, जैसे उनके बिना दुनिया रुक जाएगी। और कुछ लोग इतने खुश होते हैं कि अरे हम तो वाईफाई में बैठे हैं, हमारा काम और हो जाएगा, हम 2 घंटे जूम कॉल और कर लेंगे, हमारी बातें जो चल रही थी। सो द सिचुएशन इज द सेम, द प्लेन इज द सेम, द एयरपोर्ट इज द सेम। पर टोटली किसी का टोटली सम पीपल लूज देयर हेड्स एंड सम पीपल से वाओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, आई कैन टॉक टू माय गर्लफ्रेंड फॉर 2 hours more. I can not be with my wife for another 2 hours. So they are very happy about it. तो एक तो ऑब्जर्व करो और देखो कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, और क्या मैं अपने रिएक्ट करने का तरीका बदल सकता हूँ। कैन आई बी दैट पर्सन हु सेज वाओ इंस्टेड ऑफ सेइंग हाय। सिचुएशंस आएंगी, चाहे आप हंस लो, रो लो, कितना ही जोर लगा लो। दूसरा चीज़ है कोई सिचुएशन परमानेंट नहीं है। कोविड भी, ओमाइक्रॉन भी, ओमाइक्रॉन के बाद भी आएंगे और जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद खत्म हो जाएगा, नए नाटक चालू होंगे। सो यू हैव टू चेंज हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट। एंड मैं सबको बोलता हूँ हंस के सीखना, हंस के सीख लो, रो के सीखना, रो के सीख लो, सीखना तो पड़ेगा ही। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। वाह संदीप सर, जो सवाल है कपिल की नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक कैसे सोचा जाए, पहले तो मेरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे कि नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक सोचने की जरूरत क्या है। पहले थोड़ा नकारात्मक ही सोचना है, क्योंकि व्हाट यू अवॉइड बिल्ड्स इन प्रपोर्शन। जैसे अब अगर मैं आप आंख बंद कीजिए कपिल, आंख बंद कीजिए, आमिर खान का चेहरा इमेजिन मत कीजिएगा, गुलाब जामुन तो बिल्कुल इमेजिन मत कीजिएगा। अच्छा आपको कसम है, खबरदार आपने जो है वो लक्ष्मी माता की फोटो जो है वो इमेजिन की। अब आप वो सारा कुछ इमेजिन करेंगे। क्यों इमेजिन करेंगे? क्योंकि ब्रेन जो है वो पिक्चर्स के टर्म्स में सोचता है, और मतलब माइंड के पास ना के लिए कोई पिक्चर नहीं है। तो आप किसी को कहते हैं ना पॉजिटिव बोलना चाहिए। क्यों? आप बच्चे को कहते हैं सोना मत सोना मत सोना मत, तो 3 बार उसके दिमाग में इमेज सोने की बनी है, क्योंकि आपने मत के लिए कोई पिक्चर है ही नहीं। अब आप उसे कहते हैं जागे रहना जागे रहना जागे रहना, तो अब जागने की बनेगी, क्योंकि अब फाइनली उसी तरह से चलता है काम माइंड का। तो मुझे ऐसा लगता है नकारात्मक तो सोचना चाहिए, और फिर ये सोचना चाहिए कि ये नकारात्मक जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इसके बारे में डिसेक्शन करके ये समझ, ये सुलझन लानी चाहिए कि ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये मुझे क्या बता रहे हैं। तो rather than avoiding, it is important to face them. At times, the best way to deal with your demons is to go back to the same situation and meet them midway. आपको अगर मान लीजिए आपको ख्याल आ रहा है, अब जैसे OCD का कोई आता है तो वो कहता है मुझे जो है फीलिंग आती है कि मैंने ये जो 2 टाइल्स हैं इसके बीच में अगर पाँव नहीं रखा हर बार तो मेरी मम्मी मर जाएगी ना। दिस इज अ पॉइंट विच अगर आप सोचो कि नहीं आप टाइल्स पे, फिर वो 2 ही तरीके से करता है, या तो वो टाइल्स में हमेशा बीच में पाँव नहीं रखता क्योंकि उसको डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो मम्मी को कुछ हो जाए, या फिर वो क्या करेगा, वो फिर कोई पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा, नहीं मम्मी को क्या होगा। अब अगर आप सोच ये समझ डेवलप कराएं कि तुम्हें जो ख्याल है इसको एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की कोशिश करते हैं, चलो ये करके रखो यहाँ पे पाँव, और अब बताओ क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है? कहते हैं हाँ मम्मी जिंदा है, तो ये हाइपोथेसिस जो है गलत साबित होगी। तो ये CBT हो, चाहे कॉग्निटिव बिहेवियरल जो हो थेरेपी हो, चाहे वो REBT हो जिसमें रैशनल और इमोशनल को साथ में लेकर आते हैं, आप क्या कोशिश करते हैं? आप सकारात्मक सोच की कोशिश नहीं करते, आप पहले नकारात्मक सोच को डाइसेक्ट करते हैं, उसको फेस करते हैं, और फिर उसको सुलझाते हैं, समझते हैं। ये बहुत अलग तरीका है। और कितनी खूबसूरत बात है कि स्पिरिचुअलिटी या न्यूरोसाइंस या साइकोलॉजी तीनों दरअसल अलग अलग तरीके से एक ही मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, और वो है कि इस दौरान इस तरह की कोशिशों से वर्क ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू। किसी को वो रास्ता अच्छा लगता है ना, एक ने साया चुना, एक बुत परस्ती ले गया, मतलब फाइनली जो है वो कोई तो, और सभी मंजिल से आ रहा है। वो खूबसूरत शेर है ना, दैट हमको तो अब तलाश नए रास्तों की है, हम ऐसे मुसाफिर हैं जो मंजिल से हैं। तो फाइनली आप मंजिल से जब आ रहे हो तो भी आप मल्टीपल रास्ते तो खोजेंगे ना। तो स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता ये है जिसके अंदर आपको जो है वो अपने मन पर और एक्शन के बीच में, जो कि त्रिभुवन जी ने बताया, फिर पासी सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें पॉजिटिव क्या सोचा जा सकता है। और साइकोलॉजी का एक एंगल कहता है कि आप उस नेगेटिव को भी उससे गुजरे, वो आपका जरिया है, डूब के जाना है। बहुत सुंदर।
भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हम हमेशा अंतर्मुखी होने की बात करते हैं या कहते हैं कि इनर पीस की बात करते हैं, तो ये इनर में है क्या? मतलब यदि अभी मेरे को कुछ बोले जाए तो मैं देखूं कि अंदर क्या है, तो अंदर तो मुझे लगेगा कि फ्लैश है, बोन्स हैं, ब्लड है, ब्रेन है, हार्ट है, सिर्फ ये ऑर्गन। तो ये इनर पीस क्या होता है? व्हाट इज दिस इनर पीस? बहुत गुड प्रश्न पूछ लिया आपने। जो इनर पीस की बात कर रहे हैं, यह बात जो आपने पहला प्रश्न था मैं उससे लिंक करता हूँ इसको, आत्म तत्व की बात। हाँ। आप देखिए कि एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये मेरा स्वेटर है, मेरा स्वेटर है। तो यहाँ मैं अलग हूँ और स्वेटर अलग है। मेरी शर्ट है, ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ है। मेरी घड़ी है, हम लोग अलग है। मेरी नाक है, दैट मीन्स मैं नाक नहीं हूँ। अंदर से कोई बोल रहा है मेरी नाक है, मेरा कान है, मेरे बाल हैं, तो ये मेरी उंगलियां हैं, मेरा हाथ है। तो ये कौन है जो बोल रहा है मेरा? ये मैं कौन बोल रहा है? दैट मीन्स आप हाथ नहीं हैं, आप नाक नहीं है, आप कान नहीं है, आप आंखें नहीं है, आप मन नहीं है। मेरा मन डिस्टर्ब है, मेरा मन खुश है, मैं आज खुश हूं। तो ये मैं कौन है? ये मैं जो है यह आपकी आत्मा है। दैट इज योर सोल, that is God, what you say, because soul is nothing but one piece of God which God separated from himself so that he could love himself. So he wants to love you back. पर प्रॉब्लम क्या आता है कि हम जो बोलते हैं कि अंदर से खुश होते हैं, ये अंदर क्या है? अभी अंदर है कि जहां कई बार हम लोग, आप देखिएगा, आप कभी कभी कोई कारण होता है कि आप चाहते हैं कि जब मैं इतने कमा लूंगा तो मैं खुश होऊंगा। वो जब आप कमा लेते हैं आपको खुशी नहीं होती, आपको सिर्फ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि ठीक है मैंने कर लिया, आई हैव रीच्ड, बट यू डोंट गेट हैप्पी। सो यू रियलाइज दैट मनी इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये पिछले प्रश्न से इसको मैं लिंक करूंगा, आपका जो मन है यही मन आपको आगे ले जाता है और पीछे ले जाता है। अगर आपको अंदर की बात करनी है तो इस मन को ही सिर्फ थोड़ा सा क्वाइटन करना है। और मन क्या है? यह मन वो है जो एक पेड़ की तरह है। आपका शरीर पेड़ की तरह है, इसके ऊपर वो षड रिपु बैठी है। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यह सब आपके शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये कंटिन्यूअसली ची 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 कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं। कोई आपको बोल रहा है इस डायरेक्शन में खींच रहा है, कोई आपको उस डायरेक्शन में खींच रहा है। कोई बोलता है ज्यादा पैसे कमाओगे तो खुश रहोगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी ले लोगे तो खुश हो जाओगे, ज्यादा बड़ा बंगला बना लोगे तो खुश हो जाओगे, तुम ये कर लोगे तो खुश हो जाओगे। आदमी सब तरफ करता है, सब कुछ करता है, एंड ऑफ द डे उसको रियलाइज होता है मुझे खुशी मिल रही है, पर वो जिसे कहता हूँ अंदरूनी खुशी है वो नहीं मिल रही। उसका कारण ये है कि जो आपकी षड ऋतु है वो तो आपके ऊपर शोर मचा रही है। तो जब तक आप इन बर्ड्स को विच आर कंटिन्यूअसली मेकिंग नॉइज, यू डोंट मेक देम फ्लाई अवे, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट इनर पीस। और उसको जो आपके मन को क्वाइटन करने के लिए और इसके ऊपर जो षड ऋतु बैठी है इनको बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता में एक कहा गया है तरीका बहुत सुंदर कि आदमी का मन कहाँ लगाया जाए। तो वो कहते हैं कि आप बाबा का, भगवान का भजन करिए। अब आप भगवान का जब भजन करते हैं तो भजन में क्या होता है? आप रामा कृष्णा गोविंदा माधवा जोर जोर से बोलिए और तालियां बजाइए। तो ऐसा माना जाता है जब आप ताली बजा रहे हैं, राम कृष्ण गोविंद माधव बोल रहे हैं, तो एक एक करके जो ये षड ऋतु के पक्षी हैं ये आपके मन से उड़ जाते हैं। और जब मन से उड़ जाते हैं तो आपको अपने आप कुछ इनर पीस महसूस होने लगता है। Similar experience happens when you meditate. It is again trying to quieten your mind, which is perpetually talking and misguiding and probably pulling you away. So this quietening of mind is what you call as probably the biggest action, and here where your mind and your soul meets. After this exercise. ये इनर पीस के पहले समझना होगा इनर वर्ल्ड क्या है हमारा। साइकोलॉजी में दो टर्म्स हैं, एक है इंट्रोस्पेक्शन और एक है इंटरोसेप्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब मैं जो है अपना अंदर मन जो है उसका चिंतन करूँ, आत्मचिंतन करूँ, मनन करूँ उसमें। इंटरोसेप्शन मतलब होता है योर एबिलिटी टू चेक हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिलहाल क्या स्टेट है, चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले बोर्ड में हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो। फाइट और फ्लाइट आप फील कर रहे हैं अंदर से, या रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीथ कर रहे हैं, आपको अंदर से महसूस हो जाता है। मुझे सबसे अच्छी बात जो मैंने हमेशा से, मैं अक्सर शेयर भी करता हूँ कि एक बार मैंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली, कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में कहता हूँ। एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली तो मैंने उससे सवाल पूछा
मैं नॉर्मली उससे सवाल पूछता हूँ जो वेल रेड और वेल ट्रैवल्ड होता है, क्योंकि एजुकेशन के बेसिक 2 तरीके तो वेल रेड और वेल ट्रैवल्ड होने थे, और ट्रक वाले जितने वेल ट्रैवल्ड होते हैं मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। मैंने उनसे पूछा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये मंदसौर के उस साइड बात है, मैंने उससे पूछा कि कितने तेज चला लेते हो। अब ये पूछता कौन सा वर्ड डालते तो शायद बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि कितने तेज चला लेते हो, तो कहते कितने तेज चला लेते हो मतलब कुछ नहीं, बस चम्मच पे पाँव रखते हैं और दबा देते हैं। अच्छा, उस दिन मुझे समझ में आया कि वो कटोरी चम्मच बोलता है ना, कटोरी ब्रेक और चम्मच जो एक्सीलरेटर। तो मैंने उससे पूछा कि कितने तेज चला रहे, तो बोले कुछ नहीं, बस चम्मच पे पाँव रखते दबा देते हैं। मैंने कहा दबा देते हो, हटाते कब? तो आपको मालूम है उसका जवाब क्या था कपिल? उसका जवाब था कुछ नहीं, बस जैसे ही दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है हटा लेता हूँ। ओह माय गॉड। और फिर वो मुझसे कहता, और दिल की धड़कन किसी की 60 पे बढ़ती है, किसी की 70 पे। तो फाइनली ये इंटरसेप्शन है, आपको अपने अंदर पता चल रहा है कि ये क्या चल रहा है, ये इनर वर्ल्ड है आपका। अब इनर वर्ल्ड को साइकोलॉजी के टर्म्स में 2 शब्दों में कहूँ, पहला पूल ऑफ थॉट्स एंड दूसरा लूप ऑफ थॉट्स। So the kind of people you meet, the kind of books you read, the kind of thoughts you listen to, and the kind of company you keep decide the kind of person you become. आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। तो ये जो है आपका पूल ऑफ थॉट क्रिएट करता है। जैसा कि बड़ी इंपॉर्टेंट त्रिभुवन जी ने कही थी, आपको एडिक्शन अगर अच्छी बुक्स पढ़ने का लगा रहे हो आप, तो आपका पूल ऑफ थॉट जो है मैनेज हो रहा है। वैसे ही लूप ऑफ थॉट, हम अधिकतर लूप ऑफ थॉट, हम वो हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। ह्यूमन बींग्स आर क्रीचर ऑफ हैबिट्स। मतलब हम सुबह उठ के बिल्कुल टिपिकल, हमारा जो है मेरे ख्याल पासी से ज़्यादा उस बारे में बता पाएंगे कि बेसल गैंग्लिया नाम का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि गोल्फ बॉल की साइज का ऑलमोस्ट बोला जाता है, और वहाँ पर हमारी हैबिट्स रिसाइड करती हैं, और वो ऐसे इफ देन के लूप में होती हैं। तो फाइनली मैं सुबह उठूंगा और उठ के पहले जो है वो हाथ बढ़ाऊंगा, मोबाइल को उठाऊंगा, मोबाइल में चेक करूंगा, अलार्म बंद करूंगा, फिर उठूंगा, उठ के जो है वो पानी जग का इसमें डालूंगा। ये सारी हैबिट्स हैं। वैसे हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल के अलावा हमारे बहुत थॉट पैटर्न्स की भी हैबिट्स है जिनको स्कीमास कहते हैं। अगर वो थॉट पैटर्न्स की हैबिट्स आपने सही चुन ली, यानी पहला पूल ऑफ थॉट्स और दूसरा लूप ऑफ थॉट्स, ये सही चुने आपने, तो आपका इनर वर्ल्ड ज्यादा अच्छे से मैनेज होता है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका इंटरसेप्शन, बिकॉज इफ यू कैन नॉट ट्रैक इट, हाउ डू यू टर्न इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सर आपका टेक? This question of inner peace, I'll be lying if I give an answer. No problem. I'm searching for an answer. I think मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक प्रश्न बड़ा ही सुंदर आया हमारे सब्सक्राइबर से कि सुपर नेचुरल पावर होते हैं क्या, और यदि होते हैं तो इनको कैसे पाया जा सकता है? नहीं, as a neurologist, as a neuroscientist, I cannot give a lot of weightage to that, and I'm probably not even the right person to address things. I cannot say yes or no with any degree of emphasis. मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता है. Okay. That's the closest to the truth that I can say. No problem. That's the secret of his inner peace. Look at him. I mean, he could have easily spoken for 1 minute, but he spoke for only 10 seconds. And he said, all I can say is I don't know about it. Science doesn't permit it. Exactly. तो देखिए कितनी सहजता से ये बात की। ये आपके पिछले सवाल का जवाब था, इनर पीस कैसे आता है ना। पर नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, सुपरनैचुरल पावर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब त्रिभुवन जी ने पिछली बार हमारे इन्फॉर्मल डिस्कशन में बहुत अच्छा दिया था, जो उन्होंने यंत्र और तंत्र की एक बहुत अच्छी एनालॉजी बनाई थी। आई एम श्योर त्रिभुवन जी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन और मैंने याद दिलाया ताकि वो करेक्ट जो आपने कहा था संजय को जो ताकत मिली थी, शक्ति मिली थी, करेक्ट। लेकिन उसके अलावा मैं इसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जवाब देना चाहता हूँ। मेरा मानना है सुपर नेचुरल पावर हम क्यों चाहते हैं? आज सुपरमैन को भी फाइनली तकलीफ तो सारी इमोशनली है ना। वहाँ पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन के भी मेरी जैन को मेरी जान बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वही तकलीफ है। वो आज तक इस गिल्ट से जूझ रहा है कि उसके चचा जो है वो, उसके अंकल जो है वो उसके हाथों से एक थीफ छूट गया तो उससे ही मर गया। वहाँ एक बैटमैन है, वो बैटमैन अभी तक अपने पेरेंट्स की जो है वो हत्या की वजह से आज तक जो है वो घूम रहा है जोकर के पीछे। मतलब फाइनली आप कितनी भी सुपर पावर ले आए, इश्यूज तो वही है। मतलब it hardly matters if you wear your undergarments over your pants, you become a superhero, but that is the only difference. All I'm trying to say is at the end of the day आपको सुपरनैचुरल पावर होने की जरूरत क्या है? ये खुजाल ही क्यों है हमें? ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की खुजाल जो है वो एक शख्स को नॉर्मल नहीं रहने देती। अब आप सुपरनैचुरल पावर में मुझे क्या कहेंगे? मुझे मालूम है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपको जो है वो सोच रहे हैं कि आपको जो है वो आवाज़ें आ रही हैं किसी उसकी, और आपको जो है वो भगवान खुद जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं। अब इसको आप जो है वो कहेंगे कि ये तो जो है वो एक सुपरनैचुरल पावर है।
पर अगर मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करूँ तो स्किज़ोइड है। मतलब फाइनली ये शख्स कौन तय करेगा कि सुपरनैचुरल पावर क्या है? कौन तय करेगा? न्यूरोसाइंस तय करेगी, स्पिरिचुअलिटी तय करेगा, साइकोलॉजी तय करेगी। सुपरनैचुरल पावर, जैसा कि बहुत अच्छे से सिपोन जी ने कहा था, आपके अंदर आपका माइंड आपके कितने कंट्रोल में। सुपरनैचुरल पावर्स जो हैं वो हैं कि आप कितना नेचुरल हो सकते हैं, बस वही सुपरनैचुरल पावर। इट इज नॉट अबाउट विनिंग द वर्ल्ड, इट इज अबाउट विनिंग ओवर योरसेल्फ। पहले तो इस क्वेश्चन पे मैं बोलूँ, there is no such thing as a supernatural power. Let us understand this perspective. There is no such thing as a supernatural power. Yet, having said it, they say that every single power is hidden within your own self. अब ऐसे अजय साहब ने मुझे याद दिलाने कहा, अगर आप देखें what are supernatural powers? I am going a little out of context. What are supernatural powers? जब हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे तो सुपरमैन वॉज सुपरनैचुरल पावर, स्पाइडरमैन वॉज अ सुपरनैचुरल पावर, बैटमैन वॉज अ सुपरनैचुरल पावर। अब कोई दूसरे प्लैनेट से आता है, उसकी सुपरनैचुरल पावर है, या कोई मकड़ी ने काट लिया तो आपको सुपरनैचुरल पावर मिल जाती है, और यू आर एंडाउड विद दैट ह्यूमन बॉडी एंड यू कैन डू, या वो फैंटम है जिसकी जनरेशंस चली आ रही है। तो इफ यू हैव ग्रोन अप ऑन दैट डाइट ऑफ कॉमिक्स, फॉर यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सुपरनैचुरल पावर इज दैट। Conversely, if you have been closer to Indian mythology, आप क्यों बोलते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी में क्यों कोई सुपरमैन नहीं है? क्योंकि आपने अगर रामायण पढ़ी है तो सुपरमैन इज लॉर्ड रामा। उनको बाहुबली बोलते थे, आजानु बाहु, मतलब इनकी बाहें इतनी लंबी थी दैट इफ ही कुड पुल हिज बो एंड एरो, 10 बरगद के पेड़ जो है उनसे उनका तीर निकलता था। तो यू हैड अ रियल हीरो who was there to emulate. You wanted someone who was a thinking person, you could think, and who could yet be very loving, who could be charming. You didn't have to look at a Western Casanova. You could go down and look at the life of Lord Krishna, who could charm everybody, who had a politician's mind, yet all his devotees, he wanted to keep them safe and guided them towards it. I mean, what bigger superhero can you look for? You come down कि चलो वो तो अवतार थे, भगवान थे. Come down a little. You see the Panch Pandavas. Each person represented some value or the other. So that it was the values which made you super powerful. Which is the message which we are forgetting. हम values छोड़ते जा रहे हैं, हम उनकी शक्ति चाह रहे हैं. मुझे एक बड़ा सुंदर वाक्य याद आ रहा है. बाबा ने एक बार एक अपने प्रवचन के दौरान हम लोगों को बताया था कि हमने महाभारत में पढ़ा है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र ने ऐसी इच्छा जाहिर करी कि मैं तो आंखों से लाचार हूं, मैं युद्ध नहीं देख सकता, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस युद्ध के बारे में पूरा रनिंग कमेंट्री दे सके. तो अब रनिंग कमेंट्री तो तब हो सकती है अगर वहाँ वॉर फील्ड के ऊपर एक ग्लास केज बन जाती और वहाँ कमेंट्री देने के लिए लोग सामने देखते कि अभिमन्यु ने ये बाण मारा और अर्जुन ने इसको मारा और भीम ने मारा. पर वो फैसिलिटी उस समय मौजूद नहीं थी क्योंकि वो कोई खेल नहीं हो रहा था क्रिकेट के मैदान की तरह. दैट वॉज वॉर. एंड सो उस समय ऐसा माना जाता है कि संजय को दिव्य शक्ति प्रदान की गई और संजय को कहा गया कि वो अपने कमरे में बैठ करके जैसे एक सामने उनकी आंखों के आगे सब कुछ दिख रहा है वो धृतराष्ट्र को दोहरा सकते थे. तो हम लोग सुनते हैं तो वी हैव अ स्मर्क ऑन आवर फेस, एक जिसे कहते हैं, और हम बोलते हैं ये कोई हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता है. ठीक बात है भाई, आवर नॉलेज इज नॉट दैट डीप, तो हम बोलेंगे नहीं हो सकता है. अब कॉन्वर्सली अगेन अगर 1910 में आपको कोई बोलता कि साहब 2020 के अंदर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके जो क्रिकेट मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वो आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देख सकेंगे और बिल्कुल सटल उसकी की बॉल कैसे मूव कर रही है, किसने चौका मारा, किसने छक्का मारा, यू विल सी एज इफ इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज. तो उस समय लोग आपको गैलीलियो करार कर देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि यू हैव नो नॉलेज, यू आर एब्सर्ड, और आपको बोलते हैं कि यू हैव नो सेंस ऑफ टाइमिंग. तो साइंस प्रोग्रेस्ड. तो उसमें ये कहा गया कि जो संजय को दिव्य शक्ति मिली थी वह भी सही था, और 1900 में जो किसी ने कहा था कि आप 2020 में अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके क्रिकेट का मैच देखेंगे वह भी सही है. उस समय जो सही था वह मंत्र शक्ति से सिद्ध हो पाया. अब जो हो रहा है वो यंत्र शक्ति से सिद्ध हो पा रहा है. दिस इज द ओनली डिफरेंस.
Now coming to the main question again about gaining supernatural power. अगर आप देखेंगे ना, क्या कारण है कि हम बाबा, पीर, फकीर इन लोगों के चक्करों में जाते हैं? Why do we go even to a restaurant or they show him our hand? Because हमें ऐसा महसूस होता है he has that power wherein he can predict कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वो तो अगर हम अपने कर्म देख लें कि हम अभी क्या कर रहे हैं, तो कोई और व्यक्ति भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, अगर हम उसको क्लियरली डिसिफर कर दें। वो तो प्लैनेटरी पोजीशन देख करके, दैट इज आल्सो साइंस, वो प्लैनेटरी पोजीशन देख के बोलता है ऐसा हो सकता है, वो ये नहीं बोलता ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आप वो कार्य ही नहीं करोगे, अब अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सुंदर खाने की प्लेट सज के आ गई और आपको लिखा है कि आपकी जिंदगी में ऐश रहेगी, आप खाने के लिए जो चाहोगे आपको खाने को मिलेगा, खाने को तो मिलेगा, पर जब तक आप एफर्ट करके उस थाली से अपने मुंह में नहीं डालेंगे तो खाना भी स्वतः आपके पेट में नहीं जाएगा। सो दैट मच एफर्ट नीड्स टू बी डन। एंड एज फार एज सुपरनैचुरल पावर्स आर कंसर्न्ड, आध्यात्मिकता में ऐसा माना गया है कि जितना आप इनवर्ड जाएंगे, जितना आप अंदरूनी ओर जाएंगे, जितना आप मन के शोर को शांत करेंगे, तो वो सारी पावर्स आपके ऊपर आ जाएंगी। और ये पावर्स हर व्यक्ति में है। होता क्या है कि हमारे माइंड का, हमारे मन का इतना शोर हमें डिस्टर्ब करता है कि हम अंदर जा ही नहीं पाते। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जरूर बोलना ये चीज, पर मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल वाकया आपको बताना चाहूंगा। आई वॉज 18 years of age, 18 साल का था। मैं बाबा के कॉलेज में पढ़ने के लिए पुट्टपर्ती में मुझे दाखिला मिला। उस समय मुझे पहली बार मेडिटेशन करने की कला किसी गुरु ने सिखाई कि किस तरह आपको कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, सुखासन में बैठ करके आपको मेडिटेट करना है। और मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होने लगी मेडिटेशन करते करते, और अचानक जिसे कहते हैं कुछ अनुभव होने लगे मेडिटेशन के दौरान, और बड़े अजीब अजीब से अनुभव होने लगे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा जो ऐसे हो रहे हैं। पर उसके बाद एक स्टेज आया कि यू कुड ऑल्सो रीड एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और उसमें से कुछ चीजें अभी भी हैं कि आप जैसे कई बार बोलते हैं ना, आपका सिक्स्थ सेंस है व्हिच टेल्स यू दिस इज गोइंग टू हैपन। वो सिक्स्थ सेंस क्या है? वो आपकी आत्मा है। That is that God who's hiding within you. He's perpetually talking. We have to be able to shut the nagging of the mind so that you are able to hear it. तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं। जब मैं मेडिटेशन करने में काफी जैसे लग गया था, तो मुझे याद है एक बार इंग्लिश का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम था। It was, and everybody was busy studying, and I was sitting and meditating in a corner. अब मुझे जूलियस सीजर का चैप्टर था। यू नो कि शेक्सपियर की लिखी हुई जूलियस सीजर, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंग्लिश एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ नॉवेल व्हिच वाज देयर, एंड उसका एग्जामिनेशन था। अब सुन के भी अपने आप ऊपर कई बार विश्वास भी नहीं होता। मैं आंखें बंद करके बैठ गया एंड आई वाज मेडिटेटिंग, बट पार्ट ऑफ द माइंड वाज आई हैव टू आल्सो स्टडी। बट पता नहीं कहाँ से कोई ऐसा ख्याल, ऐसा अनुभव होने लगा कि दीज आर द 5 or 6 क्वेश्चंस आई मस्ट प्रिपेयर वेल एंड आई थिंक आई शुड बी थ्रू। अब उस कॉन्फिडेंस के साथ उस मेडिटेशन सेशन के बाद मैं उठा और मैंने वो मात्र 5 क्वेश्चंस पढ़े, और पढ़ने के बाद मुझे संपूर्ण कॉन्फिडेंस था कि ये 5 क्वेश्चन तो कल आने वाले हैं। आई मीन अ ग्रेट रिस्क अ यंग पर्सन कैन टेक। और उस जमाने में टाइम था कि 10 में से 5 आंसर करने होते थे डिस्क्रिप्टिव। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि दीज 5 क्वेश्चन आर गोइंग टू कम। आई प्रिपेयर्ड ओनली दोज 5 क्वेश्चंस। एंड अर्ली मॉर्निंग कुछ आलम ये था कि सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से घूम रहा हूँ। और यहाँ तक जैसे कहते हैं मूर्खता कह लो आप, मैं 5-6 अपने दोस्तों के पास में गया, उनको बोला तुम क्यों पढ़ रहे हो पूरी, ये 5 पढ़ लो। तो बोले कैसे? मैंने कहा बस मान के चलो IMP मुझे कहीं से मिले हैं, ये पढ़ लो तुम। तो उन्होंने डाउट भी नहीं किया कि IMP क्या, उन्होंने अपनी बुक्स खोली और 5 पढ़ने शुरू कर दिए। अब जिसे कहते हैं मूर्खता बोली। मैंने कहा यार मैंने तो अपना बेड़ा गर्क कर ही लिया है, केवल 5 क्वेश्चंस पढ़ के, अब इनका क्या होगा अगर इन्होंने 5 क्वेश्चंस पे गए। पर जो ही क्वेश्चन पेपर बटे तो 10 में से वो 5 क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद थे। और मैंने नजर उठा करके देखी तो हर वो व्यक्ति जिसको बताए थे कि भाई 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, वो मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रहा था। अल्टीमेटली सब पास हुए। पर ये मेरे जीवन में मुझे ये पहला एक आंतरिक अनुभव मिला कि हम जिस चीज को लेकर के स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, उसका ज्ञान भी सब अंदर है। एवरीथिंग इज विद इन यू। यू हैव टू लर्न
to listen to the voice of your conscience, your soul, your atma. And once you are able to listen to that voice, that inner power will only give you super power. तो आपको किसी फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं. सिर्फ बोलते ना, डाइव इनवर्ड्स. आपको अगर मोती लेना है तो सागर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, तो उसी तरह आपको अपने आंतरिक सागर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा ताकि उसमें छिपे हुए मोती आप निकाल सकें. सो दिस इज अ वेरी आई वुड से immature experience I got wherein I tried कि whether I am understanding or not, but yet I have seen with God's grace you do have many of us have developed that sixth sense. और कई बार आपको मालूम होता है कि ये घटना होने वाली है, उसका कैसे इंक्लिनेशन होता है मैं आज तक नहीं बता पाया. यहाँ तक कि कई बार एक हंसी में अगर आपको बात बोलूँ तो यह भी पता चलने वाला होता है कि ये बंदा कब आउट होने वाला है, यह बंदा कब सिक्सर मारने वाला है. पर अगर आप उसको बोलेंगे तो शायद ना हो. यू कीप इट इन वर्ड्स एंड यू नो इट इज गोइंग टू हैपन एंड इट हैपेंस. आई थिंक हम इनर वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं और इनर पीस की बात कर रहे हैं. प्रोफेसर, अब हमने इतनी सारी बात करी और हम जान गए हैं कि हमको इनर वर्ल्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है. यदि वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो अब हम इसको हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड से हम इसे डिस्टर्ब ना करें या डिस्ट्रॉय ना करें. इस बात पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मतलब ये हमें समझ में आ गया कि वी हैव टू लिव समथिंग बैलेंस्ड. हमें वाव और जो भी हमने बात करी, तो अब इसको कंटिन्यू कैसे रखें, इसको कैसे हम आगे तक बढ़ाएं कि हम डिस्टर्ब ना हो. एक तो कि अगर इनर वर्ल्ड वाकई स्ट्रॉन्ग हो गया और अगर उसके बाद भी आपको उसके डिस्टर्ब होने की चिंता है तो फिर नहीं होगा. यू आर नॉट देयर येट. तो अगर आप कहोगे फिर आपको कोई परवाह नहीं है बाहर क्या हो रहा है, आपको कुछ परवाह नहीं पड़ेगी और ना आप उसको डिस्टर्ब, ना आप उसको बटोर के रखना चाहेंगे, ना आपको यू विल नॉट हैव टू वरी एट ऑल. अगर वाकई इनर चीज़ का, इनर पीस का अचीवमेंट हो गया है. और ये हर व्यक्ति इतना यूनिक है, इतना इंडिविजुअल है. इट इज़ जस्ट अनफेयर टू कंपेयर टू पीपल. जैसे ये सुपर नेचुरल्स की बात करते हैं, कमरे में आके माँ आके सो रही है और वो हाई थकी दिन भर काम करी है और शी इज जस्ट स्लीपिंग. कुछ भी हो जाए वो उसको उठा नहीं सकता, पर वो जो बच्चा उसके पास में सो रहा है वो करवट ले, एक छींक मारे, एक खांसे, एंड मदर साहब. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन कभी चखा नहीं है पर वो बनाने में माहिर रहते हैं. उनको गला भी करेक्टली कुक हो जाता है, नमक मिर्च सब कुछ करेक्टली हो जाता है. क्या ये सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है? सिर्फ टीवी पे चम्मच मोड़ देना ही सुपर नेचुरल पावर है. तो हमने दायरे को लिमिट कर दिया है और फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है. आप देखो तो सही आपके पास क्या क्या है, आपके पास कितनी सुपर नेचुरल, कितनी चीज़ें हैं. और इट इज़ जस्ट अनफेयर टू कंपेयर. यू आर जस्ट यूनिक just like everybody else is. So enjoy your uniqueness and live with it. Wow. No, Sandeep sir. Yeah. I think external world से अपनी internal world को disturbance से कैसे बचाया जाए, उसका जवाब पासी सर ने और त्रिभुवन जी ने अभी मिल के दिया. एक तो त्रिभुवन जी से वो सबसे बड़ा सुपर पावर वाला शख्स कृष्ण, वो मुझे याद आ गया. और फिर अभी जो पासी सर ने कहा कि जब फाइनली आप इंटरनली स्ट्रांग हैं तो फिर आप क्यों डरेंगे कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो गए. मुझे लगता है गीता में इसका जवाब बहुत खूबसूरती से. गीता में जब अर्जुन पूछते हैं, अच्छा बाय द वे एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं गीता की बात कर रहा हूँ तो लोगों को अजीब क्यों लगना चाहिए. फाइनली जब मैं साइंस को स्पिरिचुअलिटी के रेफरेंस में प्रूव करने की कोशिश नहीं करता तो फिर स्पिरिचुअलिटी को साइंस के टर्म्स में प्रूव करने की जिद क्यों हो. Why can't two domains simply coexist? Why do they always need to cooperate or compete? मेरा मानना है कि बहुत बड़ी हमारी खामी है कि हम हमेशा एक दूसरे की टर्म्स में सोचते हैं. जी, तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप में उसका एक विज्ञान है, जैसे विज्ञान की अपनी टर्म्स में कोई स्पिरिट होगी. तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है कृष्ण ने इस बात को समझाया. अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि कौन से मेरा मन बहुत चंचल है तो वो कैसे काबू में आएगा. तो इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं असंचय महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च प्रसिद्धते. यानी असंचय में रहेगा, बहुत बलशाली है और मन अपनी चालें चलता रहेगा. दो ही तरीके हैं इसको ठीक करने के, अभ्यास और वैराग्य. अमेजिंग डिटैचमेंट थोड़ा सा और प्रैक्टिस.
अब अर्जुन कहते हैं उनसे कि बताओ फिर कैसे करूं, कौन से दो तरीके, मतलब कौन से तरीके हो सकते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं दो तरीके। कहते हैं कौन सा पहला तरीका? फिर वो कहते हैं यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए की तरह हो जाओ, अपने एक्सपोजर को लिमिट कर लो, वही पूल ऑफ थॉट मैनेज करना, एक्सपोजर को लिमिट कर लो। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही हर जगह एक्सपोजर मत रखो। अब मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, तो वो क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे अपना पूल ऑफ थॉट मैनेज करना है। कोई शख्स है वो तय करेगा कि उसे कितना, कब, कहाँ, कैसे होना है। रेगुलेटर ना, जिंदगी में हर चीज स्विच तो नहीं होती ना, ऑन या ऑफ। रेगुलेटर भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5 पे कब करना है वो हमारे हाथ में होता है। अब इस पर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, जो कि अपने आप को कछुए की तरह अंग समेट ले। अब अर्जुन कहते हैं अगर ये नहीं हो सके तो, अर्जुन बड़े अमेजिंग स्टूडेंट है। हाँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं दूसरा तरीका है, जो कि पासे सर ने भी बताया। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। मतलब कैसे हो जाओ? समुद्र की तरह हो जाओ, सब दूर से नदियां आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, बट यू रिमेन हु यू आर। जैसा ही कृष्ण कहते हैं ना महाभारत में कृष्ण बड़ी खूबसूरत लाइन कहते हैं, मतलब यहाँ मैं महाभारत उसकी बात कर रहा हूँ यार, चोपड़ा की, है ना, जिसके अंदर राही मासूम रजा ने क्या डायलॉग लिखे। आप सोचिए नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। उन्होंने खूबसूरत लाइन लिखी है। उनसे बोलते हैं कृष्ण से कि आप जो है वो मथुरा हटा के अब द्वारका बनाने का प्लान बता रहे हो, तो लोग तुमको जो है वो रणछोड़ नहीं आएंगे। तो ये सेज कि कहाँ कहें तो कहा करें, नामों में क्या धरा है? मुझे जिस नाम से पुकारो, जब मुझे यकीन होगा कि मुझे पुकारा जा रहा है तो मैं जवाब दूंगा, और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं। देखिए ये समुद्र है, सारा कुछ आ रहा है सब दूर से, पर वो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ है। यानी वो, देखिए लोग नहीं बात समझते। कहा कॉन्सेप्ट क्या है? आप वासना करें, यहाँ वासना का सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है। आप वासना करें पर उसमें वास ना करें। पर हमारे यहाँ उल्टा है, हम कामना करें पर उसके लिए काम ना करें। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बॉस, है ना। तो ये प्रॉब्लम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बता दें। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, इसको जब चर्चा को आगे चलाते हैं तो देखिए साइकोलॉजिकली क्या ब्रेक किया है उन्होंने एक एक स्टेप को। अर्जुन कहते हैं जरा डिटेल में जाइए, है ना, थोड़ा ये बताइए कि मैनेज कैसे होगा, कैसे मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है और कैसे ठीक करूं। आप कहेंगे दो मतलब सेट में उन्होंने क्या कह दिया। आप मतलब साइकोलॉजिस्ट इतनी अच्छी बात नहीं कर रहे। वो लाइन थी, सुनिएगा ध्यान। वो कहते हैं कि कैसे इनर पीस को बाहर के डिस्टर्बेंस से बचाया जाए। सुनिएगा लाइन कितनी खूबसूरत है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। यानी आप जिस विषय के बारे में ज्यादा सोचते हैं उससे अटैचमेंट डेवलप होता है। संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। जब अटैचमेंट डेवलप होगा तो कामना डेवलप होगी, डिजायर डेवलप होगी, है ना। कामात क्रोधो भी जायते, डिजायर डेवलप होगी तो डिस्टर्बेंस और एंगर भी डेवलप होगा। फिर उसके बाद कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात विस्मृति विभ्रम। यानी क्रोध आएगा तो वो हाईजैक करेगा जी, और अगर हाईजैक कर लेगा तो स्मृति चली जाएगी। यानी जितना भी आज तक आपका गेन्ड नॉलेज होगा वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं, देखिए कितनी मतलब संगात से लेके आप यहां तक आ गए हैं ना, और आप कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी अगर स्मृति चली गई, पूरा गेन्ड नॉलेज जो है, एक्वायर्ड नॉलेज वो चला गया, तो आपकी जो है वो क्या चली जाएगी, बुद्धि चली जाएगी। और बुद्धि अगर गई तो आपका नाश निश्चित है। अब आप देखिए इस सब में एकमात्र कंट्रोलेबल वेरिएबल पता है क्या है? पहली लाइन वो है ध्यायतो विषयान पुंसः। यानी आप जिस विषय के बारे में सोचते हैं उससे अटैचमेंट डेवलप होता है, अटैचमेंट से डिजायर, डिजायर से क्रोध, क्रोध से हाईजैक, हाईजैक से आपका नॉलेज जो है वो नाश होता है, वो नाश हुआ तो इंटेलिजेंस गई, इंटेलिजेंस गई तो आप जो है वो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी विषय के बारे में, आप किस विषय के बारे में सोचते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक लाइन में, लाइफ इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट इज व्हाट यू पे अटेंशन टू। तो सिंपल सा तरीका क्या है? यू डिसाइड व्हाट यू पे अटेंशन टू। जब संदीप जी बात कर रहे थे तो मुझे एक घटना याद हुआ। एक मेरे बड़े बुजुर्ग क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे एक सीख दी थी जीवन में। वो बोले बेटा तुम नए नया काम सीखा था जब मैं, तो बोले तुम ये लाइन याद रखना। तो इनके विचारों के साथ ही वो लाइनें मैच करती हैं। उन्होंने सिखाया मुझे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर,
पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अब ये उन्होंने मुझे एक छोटी सी कविता फॉर्म में उन्होंने बोला, अभी मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी संत कबीर की वाणी में नहीं सुना, पर ये जो उन्होंने लाइनें बोली आज तक जहन में है। तो द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज कि the battle is always internally about your peace, about your well-being, about your circumstances. हमें सिर्फ ये समझना है जो आउटवर्ड वर्ल्ड है, इट इज ऑलवेज आउट टू डिस्टर्ब योर इनर पीस। आप कैसे रिएक्ट करते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मन को कैसे साधते हैं उस पर निर्भर करता है। मुझे याद है अक्सर एक सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया उस चीज का कि आप जा रहे हैं कार में, सडनली ट्रैफिक जैम हो गया और लोग ची ची पी पी हॉर्न मार रहे हैं, आपको मालूम है कि कैसा सिस्टम हो जाता है, एंड यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, कि आई एम गेटिंग लेट, मुझे मीटिंग में पहुंचना है, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरा वो नुकसान हो जाएगा। तो अक्सर होता था कि इवन व्हेन आई हैड टू गो, मान लो मैं अपनी मीटिंग खत्म करके भी आ रहा हूँ, सडनली कोई ट्रैफिक जैम आ गया, कोई बीच में आ गया, तो इरिटेशन होती है। और अगर आपको यह मानना है कि आप स्पिरिचुअलिटी की या आध्यात्मिकता की किस सीढ़ी पर हैं, आप एक कार लेकर के इंदौर शहर में चले जाइए। आप अगर बिना गाली दिए या बिना किसी को कर्ज किए अगर गाड़ी चला लेते हैं और बिना गुस्सा किए, तो आप, मैं मानूंगा कि आपका आध्यात्मिकता का लेवल काफी ऊपर हो गया है। क्योंकि यहाँ लोग ऐसा लगता है कि वो सर पे कफन बांध करके आए हैं निकलने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो मुझे एक वाकया याद है कि मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ एक कार में बैठा हुआ था, सडनली ट्रैफिक जैम की सिचुएशन हुई एंड मुझे मालूम था कि वो बहुत एजी किस्म का है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो मैंने कहा बॉस अब ये अपना भर जाएगा और बोलना शुरू कर देगा। उसकी जगह मैंने देखा उसने अपना म्यूजिक ऑन कर दिया और बहुत शांति से बैठ गया। तो मैंने उनको बोला यार तुम बड़ा अच्छा रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन को। बोलता भैया देखिए हम ऑडी गाड़ी में बैठे हैं, हाँ, द बेस्ट कार अवेलेबल इन इंडिया, अग्रीड, द बेस्ट एयर कंडीशनर अवेलेबल, द बेस्ट सॉन्ग्स अवेलेबल, एंड हम लोग बोलते हैं हम इतना पैसा खर्च करते हैं कि गाड़ी का हम आनंद उठा सकें। अब भगवान हमें गाड़ी में बैठने का आनंद देना चाह रहा है, म्यूजिक सुनने का, कि हम अपने काम में म्यूजिक नहीं सुन पाते। अब उसने सर्कमस्टांस क्रिएट कर दिया कि ट्रैफिक जैम हो गया। अरे उस भगवान का धन्यवाद दो ना कि उसने सर्कमस्टांस क्रिएट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मुझे आपका सानिध्य मिल रहा है, अब आप मुझे कुछ और बात करेंगे, कुछ और सुनेंगे। तो इट वॉज अ लर्निंग लेसन फॉर मी कि वाओ, आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम गोइंग टू टेल हिम समथिंग, आई एम गोइंग टू टीच हिम समथिंग, बट व्हाट अ लेसन ही टॉट मी। एब्सोल्युटली। इस जो आप बोलते हैं ना कि जो समबुद्धि हो, जैसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो, दैट वाज प्रोबेबली अ स्टेज। हमको हर लेवल पे अपने माइंड को स्थित प्रज्ञ पे लाना है, यानी कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें मैं उसका क्या पॉजिटिव देख सकता हूँ और उसको कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। यह जीवन अगर होगा तो मेरे ख्याल से आपको खुश होने से कोई रोक नहीं सकता। आप जब ये तीनों बात कर रहे थे तो मुझे भी एक दार्शनिक सुकरात की बात याद आ गई कि दार्शनिक सुकरात रोज बाजार जाते थे और बाजार जाके सिर्फ देख के आते थे, घूम के आते थे और अपने घर में आके बैठ जाते थे। उनके जो अनुयायी थे वो एकदम सोचते थे कि दार्शनिक सुकरात रोज बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, बट कुछ खरीद के लेके नहीं आते, क्या बात है। तो उन्होंने जिज्ञासावश उनसे प्रश्न पूछा कि आदरणीय आप रोज बाजार में जाते हैं पर कुछ खरीद के क्यों नहीं लाते हैं? तो बोले एक्चुअली मैं बाजार में जाता हूँ और जाके ये देख के आता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें बाजार में एग्जिस्ट करती है जिसके कारण मेरा जीवन, मतलब जिसको न लेने के कारण भी मेरा जीवन सुखमय और आनंद से बीत रहा है। बहुत ही अमेजिंग बात। और एक ब्रायन ट्रेसी की भी बात मुझे याद आई जहाँ वो इन्वर्स पैरानॉइड की बात करते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। उस बुक में उन्होंने इस बात का जिक्र कर रखा है, इन्वर्स पैरानॉइड, कि ये जितना भी संसार है, जितने भी लोग हैं, ये आपको एक्चुअली कुछ कर गुजर जाने के लिए आपके सामने चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो यदि आप उसको उस तरीके से देखेंगे, उस नज़रिए से देखेंगे कि ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है बट ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है टू गेन समथिंग, टू नो समथिंग, तो यदि हम उस वे से उस चीज़ को देखेंगे तो वो शायद से इन्वर्स पैरानॉइड वहाँ पे वो उस तरह से मुझे काम करेगा और मुझे मजबूत बनाएगा। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन टू सम अप एवरीथिंग, कि हम बात कर रहे हैं स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मा, मस्तिष्क और मन की बात कर रहे हैं या दिमाग की बात कर रहे हैं। तो अब हमारी बात ये आती है कि हमारे अंदर से कुछ आवाज़ आती है, वो अब आत्मा की आवाज़ है, मन की आवाज़ है, ब्रेन की आवाज़ है। हमें पता भी है कि ये सही ये है या गलत ये है, तो हम उस आत्मा की आवाज़ पे एक्ट करें और सही तरफ जाएं, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने।
अगेन इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉट एवर यू डू इन लाइफ। आप किस लाइन पर चल रहे हैं अल्टीमेटली वही आपको बनाएगी। इंग्लिश में एक शब्द है हैबिट। अब ये हैबिट जो है ना, आप अगर अच्छी हैबिट डाल लेंगे तो आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। आप इजी हैबिट्स कर लेंगे या गलत हैबिट्स डाल लेंगे तो हो सकता है आपका आगे बढ़ने में बम्प्स एंड जंप्स होते रहे आपके जीवन में। तो ये हैबिट जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब हैबिट में क्या है, अगर आप एच निकाल दो तो भी अ बिट रह जाता है, आप अ निकाल दो बिट स्टिल रिमेन्स, आप बी निकाल दो इट स्टिल रिमेन्स। So just imagine how powerful a habit is, that even if you keep removing the alphabet, it still remains. So why not create good habits which will cultivate and which will probably help you become a better human being? अभी बहुत सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आपने बोला कि अंदर के सबके अंदर कॉन्शियस की आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ आती है। हम कोई भी जब कार्य करने लगते हैं, अगर वो मान लो कोई गलत कार्य है तो अंदर से एक बार बहुत मायूस, जिसे मायूस तो नहीं कहूँगा, बहुत हल्की सी आवाज़ आती है कि ये नहीं करना चाहिए। बट देन योर माइंड इज प्रिविलेज्ड। माइंड बोलता है अरे भाई ये कर लोगे तो पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, तुमको आराम ज़्यादा मिल जाएगा, और सारी दुनिया ही तो कर रही है, तुम नहीं करोगे तो तुमको कौन सा कोई गोल्ड मेडल दे रहा है? एंड व्हाई आर यू गोइंग टू बी द ओनली पर्सन हु हैज टू वॉक दिस पाथ? लेट द अदर्स वॉक, यू टेक द इजी वे आउट। तो आप उसको आवाज़ को नीचे दबा देते हैं और मन की बात मान लेते हैं। बस अब हमें प्रैक्टिस यही करनी है कि किस तरह हम मन को कम से कम सुने ताकि वो अंतरात्मा की जो आवाज आ रही है उसका अनुसरण करें। बस जब आप उसका अनुसरण करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रीच ग्रेटर हाइट्स, यू विल बी कॉल्ड अ पर्सन विद वैल्यूज। आपको लोग आदर की दृष्टि से देखेंगे, अपने आप आपका मान सम्मान लोगों की निगाहों में बढ़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको जीवन के सब सुख वो मिल जाएंगे जो आप चाह रहे हैं, बट आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि का भाव आ जाएगा, आप में एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको शायद वो सुकरात की तरह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब चीजें न भी हो तो भी मेरा जीवन चल सकता है। बस तो आपको उस अंतरात्मा की आवाज को पहचानने की कला सीखनी होगी और उसको उभारने का प्रयत्न करना होगा। योर टेक प्रोफेसर। ये एक्चुअली मुश्किल सवाल है कि आत्मा की आवाज़ सुने नहीं सुने, सुने तो सही है कि नहीं सही है, कौन सी सही है, कितनी आवाज़ें आती हैं और कौन सी सही है। तो ये मैंने अपने लिए एक रूल बना के रखा है कि इतनी आवाज़ें आती हैं, अगर उनमें से कोई आवाज़ को मैं फॉलो करता हूँ एंड आफ्टर फॉलोइंग दैट पाथ आई कैन लिव फियरलेसली, आई कैन स्लीप वेल, देन दैट पाथ वॉज ऑल राइट फॉर मी। फिर वो सोसाइटी में, लीगल में, बाकी में कहाँ फिट होता है मैं कोई खास परवाह नहीं करूँगा उसके बारे में। अगर मैं बिल्कुल सिर उठा के उसके बारे में बात कर सकता हूँ और रात को मैं ठीक से सो सकता हूँ, और अगर एक और मैं बोलूँ कि अगर फिर से मौका मिले तो फिर से मैं वही पाथ ले लूँ, देन आई थिंक फॉर मी इन दैट सर्कमस्टेंस दैट इज़ द राइट चॉइस विच आई मेक। तो मेरे को ज़्यादा डाउट होता नहीं है आमतौर पे कि ये ठीक था कि नहीं ठीक था। दैट इज़ माई, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड take, but it has worked well for me. So that's all I can say. Yes, Sandeep sir. I think जो आपका सवाल है कपिल की कैसे पहचाने कि वो आत्मा की आवाज़ है और फिर उसका एक्ट भी करें। Exactly. तो जैसा मैंने पहले दूसरे सवाल के जवाब में आपको कहा कि मन तो कंडीशनिंग है, आपकी कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से होती है। ब्रेन तो पैरेटस है, मन कंडीशनड है, और उसके बाद एक अनएडल्ट्रेटेड, एक अनकंडीशनड सेल्फ है जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। एक ऑपरेशनल डेफिनेशन है उसकी। तो अब आप कैसे पता लगाएं? हम एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि वो जो है शराब बहुत पीता है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम शराब क्यों पीते हो, और वो कहता है सभी पीते हैं, है ना। ये जो है ये कंडीशनड आंसर है। और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें शराब पीकर अच्छा लगता है क्या, तुम्हें क्या लगता है शराब पीना अच्छा है? वो कहता है सभी पीते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हें कैसा लगता है शराब पीना? और वो कहता है सर देखिए नहीं पिएंगे ना तो लोग ऐसा मानते हैं कि आप तो जो है बड़े गीक हैं। वो छोड़ो, तुम्हें कैसा लगता है? ओके देखिए सर क्या होता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, क्योंकि फिलोसोफाइज करना, इंटेलेक्चुअलाइज करना तो थोड़ा डिफरेंस पे क्या है। कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं होती, वो तो नज़रिया है। तो तुम्हें कैसा लगता है शराब पीना? और इमेजिन कीजिए वो चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद कहे लगता तो अच्छा नहीं है एक्चुअली। फाइनली क्या किया आपने? आप वो कंडीशनिंग के बियॉन्ड, बीनीथ
जैसे जाते गए बिहाइंड, वैसे वैसे आप उसकी तरफ चलते गए। जैसे अगर कोई कहे कि अब रिलेशनशिप ट्रबल वाले, मान लीजिए एक कपल मेरे पास आता है और वो कहता है कि जो है ये इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, और ये कहते हैं कि क्यों गुस्सा करती हो तुम, या क्यों गुस्सा करते हो तुम, और वो क्या इसलिए गुस्सा करते हो कि इनकी हरकतें ऐसी। कहते हैं कि क्या इनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो इतना सारा गुस्सा डिमांड करें। वो कहता है हाँ, मेरा मानना है कि गुस्सा ऐसे ही किया जाता है। मैं कहता हूँ तुम्हें ये टेम्पलेट कहाँ से आया कि गुस्सा इतना किया जाता है और ऐसा किया जाता है। कहता है मैंने अपने पिताजी को देखा था ऐसा गुस्सा करते हुए, तुम्हें क्या लगता है वो सही था? कहते हैं मेरा मानना है पिताजी के ज़माने में सही था, मेरे ज़माने में सही नहीं है। तो कहते हैं तो आप ही बताओ कि आप गुस्सा जब कर रहे होते हैं उन पर, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, मेरा गुस्सा निकल जाता है। तो उसके बाद फिर तुम्हें क्या कैसा लगता है? अब पासी सर का क्राइटेरिया, उसके बाद तुम्हें कैसा लगता है गुस्सा निकालने के बाद? उसके बाद मुझे गिल्ट आता है। तो मैंने कहा देन इट इज डबल वेमिंग। अगर गुस्सा करने के बाद गिल्ट ना आ रहा हो तो गुस्सा सही था। यस, आपको हर गुस्से के बाद गिल्ट नहीं आता जी, ये लिटमस टेस्ट। यस। तो ये कंडीशनिंग हटाते हटाते टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी 5 वाई टेक्निक है। वो अपनी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम के लिए 5 बार वाई पूछते हैं। Okay. और उसका ऐसा मानना है टोयोटा का 5वें वाई के जवाब में आप जो है वो रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं। Yes. बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पर। आप 5 बार वाई पूछिए, आप और क्वेश्चन पूछिए, और जब आप उस जवाब तक पहुंच जाएंगे जहाँ के बाद जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो और ज़्यादा घटक उस तत्व का नहीं हो सकता, तो जो आवाज़ बचेगी, तो जो जवाब बचेगा वो आत्मा की आवाज़। और उसको सुनकर अप्लाई करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अपने आसपास के लोग, अपने आसपास की चीज़ों से हल्का सा अभ्यास और वैराग्य जो है थोड़ा सा रखें। जैसे वो एक पुराना डायलॉग है ना फिल्म का, इंग्लिश फिल्म का, द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस इज that we are spending the money we have not earned to buy things we do not need to impress people we don't like। मतलब आप सोच के देखिए कि आप जब इतना ज़्यादा पैसा आपका ही नहीं तो आप स्पेंड कर रहे हैं to buy things you don't need to impress people you don't like। तो ये जब थोड़ा सा हल्का सा डिटैचमेंट हो जाता है तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है। जैसे गांधी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही थी वॉकिंग को लेके, दैट वॉकिंग इज द बेस्ट टूल फॉर पर्सपेक्टिव करेक्शन एंड सैनिटी रिस्टोरेशन। अब इसमें से वॉकिंग हटाते हैं और थिंकिंग लगा दें। अगर आप आत्मा की आवाज़ पे पहुंच गए, थोड़ा डिटैच्ड रह सकें, मुझे लगता है कि आप जो हैं वो अक्सर स्वयं के नज़दीक जाएंगे और उस स्वयं को एक्सप्लोर भी करेंगे और उसका मैनिफेस्टेशन भी ज़्यादा सुख, ज़्यादा सरलता, ज़्यादा सफलता के रूप में पाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे अच्छे थॉट दिए। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस बढ़िया कॉन्वर्सेशन को समराइज़ करने के लिए, तो मैं त्रिभुवन भैया आपसे ही निवेदन करूँगा कि क्यों ना हमने जितनी बातें करी, यदि आप इसको एक छोटे से फॉर्म में हमारे लिए टेक अवे बताएं तो उसको कैसे करके हम इसे समराइज़ करें। Again, a very difficult job you are entrusting me. Nevertheless, हम स्वयं को जानने की बात कर रहे हैं और हमने अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क, मन, आत्मा, इन तीनों को समझने का पहलू किया। मेरी भी एक लिमिटेड बुद्धि है, एक लिमिटेड समझ है, एंड हो सकता है कि मेरे बड़े फिक्स्ड आइडियाज हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। It could be out of conviction, it could be out of various readings you have done or whatever may be the cause. पर एक चीज़ समझ में आई है जीवन में कि अगर आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो आपको अंदर ही जाना होगा। आप सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, आप बाह्य दृष्टि रख रहे हैं, आप दुनिया की तरफ देख रहे हैं, तो वो आपको सुख की ओर तो नहीं ले जाएगी। हो सकता है आपको वर्ल्डली चार्म्स दिलवा दे, आपको वर्ल्डली बेनिफिट्स दिलवा दे, बट इन द एंड ऑफ द डे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आप चाह रहे हैं, जो आत्म संतुष्टि चाह रहे हैं, तो वो आत्मा अनुशासन से ही मिल सकती है जो आपके अंदर ही मौजूद है। बट क्या हो गया, हमने परत दर परत उसके ऊपर अपनी इच्छाओं का बोझ डाल दिया है, अपने संस्कारों का बोझ डाल दिया है, अपने आदतों का बोझ डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं वह जो बात, जो आवाज़ हमको गाइड करती है, हम उसको सुन नहीं पाते हैं।
और हम सब अपने मन का बोझ अधिक लेकर के चल रहे हैं. And like they say, man is a bundle of wants. There are so many wants in a person. The whole life is spent in virtually trying to satisfy all the wants. अब आप कब तक इन इच्छाओं को पूर्ण करते रहोगे? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम. आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, पर इच्छाएं आपकी समाप्त नहीं होंगी. जब तक आप उन इच्छाओं के ऊपर एक सीलिंग नहीं डालोगे, अंतर्मुखी नहीं होगे, अंतरात्मा की आवाज सुनने का प्रयत्न नहीं करोगे. अब इस अंतरात्मा की आवाज को आप कॉन्शियस बोल सकते हैं, आप उसको आत्म बोल सकते हैं, आप उसको अपनी खुद की इनर चैटर बोल सकते हैं. वी ऑल आर अवेयर अबाउट द चैटरिंग विच योर माइंड डज. नाउ द होल एक्सरसाइज इज, द होल एफर्ट इज हाउ टू क्वाइटन द चैटर. उस मन को कैसे शांत किया जाए. और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो अपने आप आपकी बुद्धि भी सही डायरेक्शन में जाएगी, और जो अंदर से आपको जिसे कहते हैं एक रोशनी चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो अपने आप मिलेगी. तो मेरा ऐसा मानना है कम से कम कि जिंदगी जो है वो हमारी पूरी यह सीखने में निकल जाती है कि जो मन की आवाज़ है उसको किस तरह उसका वॉल्यूम कम किया जाए, और अंदर की आवाज़ है उसका वॉल्यूम किस तरह तेज किया जाए. अब उसके लिए आप अलग अलग प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग चेष्टाएं कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग अनुसरण कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको अंदर की आवाज़ ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे. मेरे ख्याल से हमें वही करना चाहिए. And if I can underline again what Doc Sahab had also verily said, that I do what makes me feel comfortable, which can give me good sleep in the night. यानी कि आप भी अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, और वो अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है? अगर रात की नींद मुझे आ रही है, मुझे रात को टेंशन नहीं है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे कोई ये नहीं कि कोई आके नॉक करेगा मेरे घर पर और मुझे कहेगा कि देखिए आपने ये गलत किया, तो आई थिंक यू हैव रीच दैट प्लेस, यू हैव रीच दैट स्पॉट. अब इस स्पॉट पर पहुंचने के लिए हम कई रास्ते करते हैं, कई प्रयास करते हैं, कई कारण करते हैं, पर एक सीधी सी चीज़ है, जो भी अनुशासन करेंगे, जो भी आदतें फॉलो करेंगे, जिस चीज़ का भी अनुसरण करेंगे, उसका एक ही मकसद है कि आप अंदर से खुश रह सकें, आत्मसंतोष महसूस कर सकें, और आपके चेहरे पर हमेशा एक प्रफुल्लित मुस्कान रहे, एक भाव रहे, जिससे कि बाहरी चीज़ें आपको डिस्टर्ब तो करेंगी पर आप डिस्टर्ब ना हो. आप मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें. यही एक मेरे ख्याल से आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. हृदय से आप लोगों का धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ. आज के इस वीडियो में और इस कॉन्वर्सेशन में कितना सुंदर डिस्कशन. आई एम श्योर ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है. आइए इसको सुने, इन बातों को आत्मसात करने की कोशिश करें, क्योंकि स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर. कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है. आपके भी यदि कोई क्वेश्चंस हैं जिसे हम इस कॉन्वर्सेशन में नहीं ले पाए हैं, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिखें. हम कोशिश करेंगे कि हमारे पैनलिस्ट तक उन क्वेश्चंस को पहुंचाएंगे और वो आंसर आप तक शेयर करेंगे. इस कॉन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचते हैं आप, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें. और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली पर्सनालिटी के साथ. तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें.